हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां जियान चेन वांग जी को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है, जहां वो सर्वेंट से कहता है कि एक गेस्ट रूम तैयार कर दो और हाँ कुछ अच्छा सा डिनर बना दो। सर्वेंट ओके कहता है। अब आगे उसके बाद वांग जी और चेन कुछ देर तो हॉल में ही बैठते हैं और फिर चाय पानी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। उसके बाद चैन वांग जी को गेस्ट रूम में ले जाता है और वांग जी से कहता है जाओ तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ और फिर आराम करना चाहते हो तो आराम करो, या फिर वो सामने वाला रूम मेरा है वहाँ आकर मुझसे बात कर लेना। वांग जी हूँ मैं जवाब दे अपना सिर हिलाता है और फिर चैन उस रूम का डोर बंद करके अपने कमरे में आ जाता है। तभी वांग जी उस रूम को देखता है और फिर गेट बंद करने जा ही रहा था, तभी अचानक उसके रूम पर डोर नॉक होता है। वांग जी गेट ओपन करता है तो सामने जियान चेन था, उसके हाथ में कपड़े थे। वो वांग जी से कहता है सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें फ्रेश होने के लिए तो बोल दिया मगर ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चैन कहता है पर मुझे लगता है तुम्हें इन कपड़ों की ज़रूरत है क्योंकि तुम अभी भी हॉस्पिटल के कपड़ों में हो। वांग जी फिर अपने आप को देखता है, तभी चैन हाथ में लाए हुए कपड़े वांग जी की तरफ बढ़ाता है और कहता है ये कुछ कपड़े हैं जो शायद तुम्हें फिट हो जाए, ये ले लो। तो वांग जी भी हाथ बढ़ाकर वो कपड़े ले लेता है और फिर चैन वांग जी से कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ और हाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बोल देना, ओके। वांग जी फिर से हाँ में सिर हिलाता है और फिर चैन के जाने के बाद वो अपने डोर को लॉक करता है और फिर जाकर बेड पर बैठ जाता है। इधर चैन भी अपने कमरे में आता है और फिर किसी को कॉल करता है और बताता है हाँ वो ठीक है मगर अंदर से बहुत सैड है, कुछ दिन मेरे पास रहेगा तो ठीक हो जाएगा। उधर से वो पर्सन थैंक यू कहता है और चैन से कहता है उसे अभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। चैन हूँ मैं जवाब देता है और फिर फ़ोन रख देता है। उसके बाद वो भी अच्छे से फ्रेश वगैरह होता है। उसके बाद वो जाकर नीचे हॉल में आता है और एक मैगजीन लेकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी भी फ्रेश वगैरह होकर नीचे आता है और चैन के पास जाता है। चैन भी वांग जी को देखता है और उसे बैठने को कहता है। उसके बाद चैन पूछता है तो बताओ वांग जी तुम अब फ्रेश होके कैसा फील कर रहे हो। वांग जी कहता है मुझे अच्छा लग रहा है। चैन कहता है ओके, अब बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते थे और क्या तुम मैरिड हो या नहीं। वांग जी चैन को बताता है कि हाँ वो मैरिड है और उसकी शादी उसके बड़ों ने फिक्स की थी, मगर जिस पर्सन से फिक्स की थी वो पर्सन तो उस पर विश्वास ही नहीं करता। चैन कहता है क्या ये सब उस फोटो की वजह से हुआ है। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तभी चैन कहता है वैसे वो ड्रेस इतनी भी बुरी नहीं थी, मगर पता नहीं हमारे घर वाले ऐसी वैसी चीज़ों पर क्यों रिएक्ट करते हैं। अब मुझे ही ले लो, मैं एक्टर बनना चाहता था मगर मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ चाइना आ गया और यहाँ आकर अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या मतलब, क्या आपकी फैमिली यहाँ नहीं रहती। चैन कहता है नहीं, उसकी फैमिली अमेरिका में रहती है और वही हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, मगर मुझे बिजनेस से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट एक्टर बनने में था, इसलिए मैं यहाँ आ गया अपनी सीजे के पास। वही जो डॉक्टर है डॉक्टर यांगली, वो यहीं लीजियन सिटी में डॉक्टर है और मैं बीजिंग सिटी में एक इंटरटेनमेंट कंपनी में हूँ, उस कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं एक एक्टर हूँ। तभी वांग जी पूछता है अगर आपकी कंपनी बीजिंग में है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चैन कहता है अरे यार यहाँ मेरा होम टाउन है और फिर हमें एक फ़िल्म की शूटिंग करना था तो इस जगह से बेहतर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए शूट के लिए हम यहाँ आ गए और हाँ तुम्हें भी मैं बीजिंग से कुछ ही दूर से लाया था। वांग जी कहता है हूँ। और फिर वो लोग अपने बारे में बातें करते हैं, जहाँ चैन वांग जी से पूछता है कि अब वो आगे क्या करना चाहता है, वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है या फिर कहीं और। वांग जी कहता है सिटी से बाहर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना ही मेरा पासपोर्ट है और ना ही कुछ और इसलिए कल सबसे पहले यही अपने लिए जॉब देखूंगा, उसके बाद यही सेटल हो जाऊंगा और वैसे भी अब मैं अपने घर या फिर अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहता। जो सुनकर चैन कहता है ओके, मगर फिर तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारे साथ वो सब किसने किया। वांग जी कहता है उसका पता आज नहीं तो कल मैं लगा ही लूँगा और जिस दिन मुझे पता चलेगा कि वो सब मेरे साथ किसने किया उस दिन मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। चैन कहता है हाँ, और ऐसे पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहिए, पता नहीं ऐसे ही वो और कितने लोगों की लाइफ को बर्बाद करता होगा। वांग जी कहता है मगर उसने इस बार मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। चैन कहता है खैर छोड़ो ये सब बातें, अभी फ़िलहाल डिनर करते हैं। वांग जी हाँ में जवाब देता है
उसके बाद दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद उस अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। वही वांग जी तो बेड पर लेटे लेटे बस विंग की बातों को ही याद कर रहा था और सोच रहा था, पहली बार मुझे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा मिल रहा था। मॉम, डैड और विंग के साथ मुझे अपनापन फील हो रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि विंग मेरे बारे में इतना गंदा सोच सकता था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने 3 लड़कों को रिजेक्ट किया, वो इसलिए क्योंकि मैं तो उन लोगों को अपना 100% दे रहा था, मगर वो सब तो मेरे दौलत के पीछे थे। और जब मैं दौलत छोड़कर प्यार के पीछे भागा, तब उनने मुझे अपनी औकात दिखा दी, जिस वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया। और वो लोग पूरी सच्चाई जाने बिना ही मेरे कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा सकते हैं, और विंग वो मेरे लिए इतना गंदा कैसे बोल सकता है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। यही सोचते सोचते वांग जी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके जॉब की तलाश में निकल जाता है, मगर सुबह से शाम हो जाती है। वांग जी को कोई भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास ना ही उसकी कोई डिग्री थी और ना ही कोई डॉक्यूमेंट। इसलिए शाम को वांग जी थक हार के वापस अभी जियान चैन के मेंशन में ही आता है और फिर डिनर वगैरह करके अपने रूम में सो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी थक गया था। अब नेक्स्ट डे भी वांग जी जॉब की तलाश में बाहर निकलता है, मगर आज भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती। और इधर वांग जी ये भी सोच रहा था कि वो कितने दिन और वो जियान चैन पर बोझ बनकर रह सकता है। और फिर ऑफिस वगैरह के काम के अलावा वांग जी को कुछ और काम भी तो नहीं आता था, इसलिए वो हताश होकर एक जगह बैठा रहता है। तभी वांग जी की नज़र एक ओल्ड लेडीज़ पर जाती है, जो अपने कैफ़े के बाहर सोल्ड आउट का पैम्पलेट लगा रही थी, और वो उस पैम्पलेट पर लगाते समय इमोशनल भी हो रही थी। तभी वांग जी उस कैफ़े पर जाता है और उस ओल्ड लेडी से एक गिलास पानी मांगता है। वो ओल्ड लेडी वांग जी को पानी देती है। तभी वांग जी कहता है, ग्रैंड माँ, क्या बात है, आप सेट क्यों हो? वांग जी के पूछते ही वो लेडीज़ इमोशनल हो जाती है और बताती है, कल मेरा ये कैफ़े हमेशा हमेशा के लिए मेरे हाथ से चला जाएगा। वांग जी पूछता है, ऐसा क्यों? वो लेडीज़ कहती है, दरअसल इस जगह पर ये कैफ़े बनाने का सपना मेरे हस्बैंड का था। उन्होंने सोचा था वो जब सेना से रिटायर हो जाएंगे तो हम दोनों मस्त करके एक कैफ़े खरीदेंगे और वहाँ पर अपनी पसंद की लव कॉफ़ी बनाएंगे, बेचेंगे। मगर फिर एक दिन अचानक जंग छिड़ गई और वो उस जंग में शहीद हो गए। हालांकि मुझे अच्छी कॉफ़ी बनानी नहीं आती, मगर उनके जाने के बाद मैंने उनकी बात की रिस्पेक्ट की और अपने हस्बैंड की याद में ये कैफ़े खोला। मगर यहाँ की कॉफ़ी अच्छी न होने की वजह से यहाँ कस्टमर नहीं आते, और अब मुझ में भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस कैफ़े को कैसे बचाऊं, इसलिए मैं इसे बंद कर रही हूं। क्योंकि ये कैफ़े मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर ख़रीदा था। मैंने सोचा इतना अर्न कर पाऊंगी कि मैं सारा पैसा चुका दूंगी, मगर मुझसे नहीं हो पाया, और अब तो रकम बढ़कर 30,000 युवान पर पहुंच गया। इसलिए मैंने सोचा मैं इसे बेचकर उस पर्सन के पैसे चुकाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, ग्रैंड माँ, अगर आप मुझ पर भरोसा कर पाओ तो क्या मैं आपके इस कैफ़े को बचाने में आपकी हेल्प करूं? वांग जी की बात सुनकर वो ओल्ड लेडी वांग जी को शौकीन नज़रों से देखती है और कहती है, ठीक है बेटा, एक बार तुम भी कोशिश कर लो, मगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे आने लगे तब आप मुझे पैसे दे देना, फ़िलहाल मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। वो ओल्ड लेडी हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद वांग जी उस लेडीज़ से कहता है, ओके, फिर आप सुबह किस टाइम कैफ़े ओपन करती है? जो सुनकर वो लेडीज़ कहती है, सुबह 8 बजे, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ ऑफिस जाने वालों की भीड़ होती है और शाम को भी। दोपहर के टाइम में काम इतना नहीं रहता, फिर भी आसपास कंपनी से कुछ ऑर्डर आ ही जाते हैं। वांग जी कहता है, ओके, फिर मैं सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे ही वांग जी कैफ़े में पहुंच जाता है और फिर कैफ़े के अंदर आता है, और फिर वो कॉफ़ी बीन्स को कॉफ़ी पाउडर सब चेक करता है जहां उसे कुछ कमी लगती है। और फिर वांग जी उस ओल्ड लेडी से पूछकर कुछ और कॉफ़ी बीन्स मंगवाता है और फिर उन्हें अच्छे से रोस्ट करता है और फिर कॉफ़ी बनाकर उस ओल्ड लेडी को देता है। वो ओल्ड लेडी जैसे ही वो कॉफ़ी टेस्ट करती है, उसे अपने हस्बैंड की याद आती है, क्योंकि वो भी वांग जी की तरह ही कॉफ़ी बनाता था, और इसलिए उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड ने उस कॉफ़ी का नाम लव कॉफ़ी रखा था। और फिर जो 1-2 कस्टमर अभी उस कैफ़े में आ जाते थे, वो आते हैं
और वो वांग जी के हाथ की कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं तो शौक, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतनी टेस्टी कॉफ़ी नहीं पी थी। और फिर वो लोग अपने मोबाइल से उस कॉफ़ी की पिक लेकर अपने फ्रेंड सर्कल में भेजती है और बताती है कि आज इस कैफ़े की कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर ट्राई करें। और फिर क्या था, वो लोग ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, साथ ही बाहर आकर कॉफ़ी की तारीफ़ करते हुए जा रहे थे, जो कुछ और लोग भी सुन रहे थे। और फिर धीरे धीरे उस कैफ़े में लोग कॉफ़ी का नया टेस्ट लेने आ गए और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। वांग जी को 2 महीने हो गए थे। साथ ही वो ओल्ड लेडी बहुत हैप्पी थी कि उसके हस्बैंड का जो सपना था वो साकार हो गया। और अब वांग जी का 3 मंथ स्टार्ट हो गया और अब वांग जी वीकनेस फील कर रहा था। कभी कभी उसे चक्कर आने लगते थे, लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल करता था और अपने काम पर फोकस करता था। इसी बीच वांग जी ने जियान चैन का मेंशन छोड़कर वहीं कैफ़े के ऊपर एक स्टोर रूम था, उसी में उसने अपना घर बना लिया था। और अब जब नाइट में कैफ़े बंद करने के बाद वांग जी जैसे ही ऊपर जाने लगता है, अचानक उसे चक्कर आते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। इसलिए वो जल्दी से सीढ़ियों से अपने कमरे में जाता है। वही एक साइड छोटा सा वॉशरूम था और बाहर किचन भी। वांग जी वॉशरूम में जाता है और वॉमिटिंग करता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो ग्रैंडमा ऊपर आती है और वांग जी से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो ग्रैंडमा वांग जी से पूछती है, क्या वो मैरिड है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और पूछती है। और फिर वो ग्रैंडमा पूछती है, क्या वो प्रेग्नेंट है? वांग जी भी हाँ कह देता है। ये सुनकर तो वो ओल्ड लेडी शॉक होती है और पूछती है, क्या फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? वांग जी कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर अब मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने पूरे हो गए हैं और अब तीसरा मंथ लग गया है। और अब पता नहीं क्यों मुझे कई दिनों से अजीब फील हो रहा था। मुझे भूख नहीं लग रही थी, चक्कर आ रहे थे और पिछले 2 दिनों से वोमिटिंग भी फील हो रही थी। ये सुनकर वो ग्रैंडमा कहती है, भले ही मेरे बच्चे नहीं है वांग जी, मगर मैं जानती हूँ जब ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो उसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं। और अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को तीसरा मंथ चलने लगा है तो इस समय तुम्हें ये सभी चीज़ें फील होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे मूड स्विंग्स होंगे। तुम्हें किसी भी समय किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। कभी तुम्हारा मन हैप्पी रहेगा और कभी सैड भी। और फिर इस समय तुम्हें केयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, अब तुम अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। जो सुनकर वांग जी कहता है, कहाँ? वो ओल्ड लेडी कहती है, मेरे घर वैसे भी तुम्हें इस समय केयर की ज़रूरत है और वो तुम घर पर ही कर सकते हो, यहाँ इस छोटे से स्टोर रूम में नहीं। और फिर वो ओल्ड लेडी वांग जी को अपने साथ अपने छोटे से घर में ले आती है, जहाँ मात्र 2 कमरे, एक हॉल, किचन और वॉशरूम था, साथ ही एक छोटा सा आंगन भी। अब वो ओल्ड लेडी अपने हाथ से कुछ ऐसा बनाती है जो वांग जी को बेहद पसंद आता है और वांग जी काफ़ी दिनों बाद अच्छे से खाना खाता है। वहीं वो लेडीज़ बताती है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा बड़ा घर पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा था हम दोनों और हमारे एक बेबी यहीं हमारी फैमिली होगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे। उस समय हमने बेबी के बारे में नहीं सोचा। हमने सोचा था आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आराम से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। मगर मुझे क्या पता था कि हम दोनों का वो डिसीजन बहुत ही गलत था। काश हम शादी के बाद ही बेबी के बारे में सोच लेते तो आज मुझे यूँ अकेले जीवन काटने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैं किसी और को उनकी जगह नहीं दे पाई और आज तक मैं अपने हस्बैंड के नाम पर जी रही हूँ। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? वांग जी कहता है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वो ओल्ड लेडी शॉक होकर कहती है, क्या छोड़ दिया? मगर क्यों, क्या हुआ था? अब वांग जी उस ओल्ड लेडी को भी पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता था क्या? और प्यार नहीं करता था तो उसने तुमसे मैरिज क्यों की? जो सुनकर वांग जी कहता है, हम दोनों की मैरिज हमारे बड़ों ने कराई, वो भी ज़बरदस्ती। उन्होंने ना तो हमें बात करने का मौका दिया, ना ही किसी और चीज़ का। सीधा जाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि मैंने अपने हस्बैंड का फेस भी वेडिंग नाइट वाले दिन देखा था। और फिर हमने हम दोनों को समझने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मगर अब लगता है शायद कुछ और टाइम देना चाहिए था। जो सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है, चलो वांग जी, जो हुआ सो हुआ। बीती बात को याद करके तुम अपना दिल छोटा मत करो। और हाँ, अब अपने मन में अच्छे विचार लाना, क्योंकि मैंने सुना है जब बेबी अपने मॉम के बेली में होता है तो वो अपने मॉम के हर इमोशनल को फील करता है।
इसलिए आज से जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और अब वो ओल्ड लेडी वांग जी का ध्यान रखने लगती है। हर समय वांग जी से पूछती है उसे क्या चाहिए, उसका क्या खाने का मन कर रहा है। वो लेडीज़ वांग जी का ऐसा ध्यान रख रही थी मानो कोई अपने बच्चे का रखता है। वांग जी भी उस ओल्ड लेडी को एक माँ की तरह ही प्यार करने लगा था। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वांग जी को पूरे 9 मंथ हो चुके थे और अब उसकी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। इसलिए उस ओल्ड लेडी ने वांग जी से कहा कि वो कुछ देर अब घर पर आराम करें, मगर वांग जी मना कर देता है और अपना बड़ा सा बेबी बम लेकर उस कैफ़े में काम कर रहा था। इसी बीच यांगली और चेन भी वांग जी से मिलने आया करते थे और अब यांगली वांग जी से कहती है कि वो हमारे साथ चले, क्योंकि अब तुम कभी भी बेबी को बर्थ दे सकते हो। इसलिए घर पर मैं, चेन, यहाँ तक कि सर्वेंट भी है, वो तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं सीजे, मैं ग्रैंड माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये सुनते ही यांगली एक नज़र ग्रैंड माँ को देखती है और एक नज़र वांग जी को, और फिर कहती है, ओके, हम ग्रैंड माँ को साथ लेकर चलते हैं। क्यों ग्रैंड माँ, चलोगी हमारे साथ? ग्रैंड माँ कहती है, तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद बेटा, मगर अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और इस उम्र में एक नई जगह पर जाना मुझे नहीं लगता कि मैं 2 दिन भी रह पाऊँगी। ये सुनकर तो सभी के चेहरे उतर जाते हैं, मगर तभी जियाचेन कहता है, ओके, अगर ग्रैंड माँ हमारे साथ नहीं चल सकती, मगर हम तो ग्रैंड माँ के पास रुक सकते हैं ना। क्यों सीजे, मैंने सही कहा ना? यांगली ये सुनकर कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी ग्रैंड माँ कहती है, पर बेटा तुम इतने छोटे घर में एडजस्ट कैसे करोगे? जो सुनकर चैन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए ग्रैंड माँ, मैं एक एक्टर हूँ और मुझे हर सिचुएशन में रहना आता है। तभी यांगली कहती है, हाँ ग्रैंड माँ, और मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे तो दिन रात पेशेंट की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए मैं तो इस घर में 1 या 2 घंटे के लिए आती जाती रहूँगी। जो सुनकर ग्रैंड माँ कहती है, ओके बेटा, तुम सब यही रुक जाओ और मैं सबके लिए डिनर बनाती हूँ। जो सुनकर चैन कहता है, आप बैठिए ग्रैंड माँ, आज मैं आप सबको डिनर बनाकर खिलाऊंगा। क्यों वांग जी, खाना चाहोगे मेरे हाथ का बना फूड? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। अब उनका 1-2 घंटे बड़े अच्छे से बीतता है। वहीं वांग जी ये देखकर बहुत हैप्पी था कि उसके अपनों ने तो उसे ठुकरा दिया, मगर ये पराये होकर भी अपने जैसा फील करवा रहे हैं। उसके बाद डिनर वगैरह फिनिश होने के बाद चैन यांगली को हॉस्पिटल छोड़ने चला जाता है और वांग जी कमरे में आराम कर रहा था। वही सोंगलेन ग्रैंड माँ और वांग जी का ध्यान रख रहा था। अब यांगली को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद चैन अपनी गाड़ी में बैठता है और एक जगह जाता है। वहाँ जाकर वो अपनी गाड़ी रोकता है और बाहर आता है। तभी सामने एक पर्सन खड़ा था। चैन कहता है, मैं आ गया। वो पर्सन पीछे पलटता है तो सामने उस पर्सन को हक करके कहता है, मैं आ गया विंग, अब बताओ तुम कैसे हो? विंग चैन को हक करके कहता है, तुम कैसे हो चैन? चैन कहता है, मैं ठीक हूँ विंग। विंग कहता है, और वांग जी वो कैसा है? वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा होगा ना? चैन कहता है, हाँ ब्यूटीफुल तो लग रहा है। वैसे विंग, क्या तुम अभी भी वांग जी के सामने नहीं जाओगे? विंग कहता है, अभी नहीं। वैसे चैन ये बता क्या वो मुझे मिस करता है? तुम्हारे सामने मेरी बात करता है? ये सुनकर चैन कहता है, विंग, जाने अनजाने में तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। वो प्रेग्नेंट था, इसलिए उसने दोबारा सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, वरना तुम तो जानते हो ना कि तुमने और ना ही उसके घर वालों ने उसे समझा, उसे प्यार से हक नहीं किया, बल्कि उसे गलत ठहरा दिया, बिना ये जाने कि उसने वो ड्रेस क्यों पहनी। और तो और जब उसके फ्रेंड ने सारे CCTV कैमरा बंद कर दिए थे, तो फिर वो पिक किसने और क्यों ली? विंग कहता है, उसी का पता मैं पिछले 9 महीनों से लगा रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो किसने और क्यों ली, और वांग जी को सारी दुनिया के सामने बदनाम करने के पीछे उसका क्या मकसद था। तभी चैन कहता है, विंग, तुम्हारा ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है? विंग कहता है, पता नहीं यार, पर चैन, थैंक गॉड तुम्हें जैसे ही वांग जी के बारे में पता चला, तुमने सीधा मुझे कॉल किया और उसकी इतनी अच्छी तरह से केयर कर रहे हो। चैन कहता है, अरे यार, मैं कहाँ केयर कर रहा हूँ, केयर तो तुम्हारी ग्रैनी कर रही है, वो भी वांग जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, और अब तो तू किसी भी समय फादर बन सकता है। विंग कहता है, हाँ चैन, और हाँ थैंक यू, हाँ वांग जी का ध्यान रखने के लिए, उसे संभालने के लिए। चलो अब मैं चलता हूँ। चैन कहता है, विंग, क्या तू सच में वांग जी से नहीं मिलना चाहता? विंग कहता है, अभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बहुत गुस्से वाला है। अगर उसे ज़रा से भी भनक पड़ी कि तुम मेरे कहने पे उसके साथ हो, तो वो बिना किसी को बताए यहाँ से भाग जाएगा, और मैं नहीं चाहता। और फिर अब तो बेबी आने वाला है और मैं जल्द से वांग जी के गुनहगार को ढूंढकर
उसे पुलिस के हवाले करके उसके बाद ही अपने वांग जी और बीबी को लेने आऊँगा। चैन कहता है ओके विंग, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब चैन को हक करता है और फिर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वेन लिंगजाओ विंग से मिलने उसके ऑफिस पहुँची हुई थी। वो सीधा जाकर विंग को हक करती है और विंग से कहती है, विंग क्या हुआ, तुम अभी तक वांग जी को मिस करते हो? चिल यार विंग, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है भला, और तुम कब तक उसे याद करते रहोगे? चलो ना हम कहीं चलते हैं और तुम्हारा फेवरेट काम माउंटेन क्लिपिंग करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है ओके वेंचिंग, ठीक है, तभी हम देखते हैं। विंग वेन लिंगजाओ से कहता है ओके वेन लिंगजाओ, मेरी एक मीटिंग है, मैं उससे करने जा रहा हूँ, क्या तुम चलो? मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। जो सुनकर वेन लिंगजाओ कहती है नहीं विंग, मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, मैं चली जाऊँगी। विंग कहता है ओके तो चलो साथ चलते हैं। वेन लिंगजाओ हाँ कहती है और फिर वो दोनों कार पार्किंग तक साथ आते हैं और फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वेन लिंगजाओ अपने मेंशन में आती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वेन चाओ उसके मेंशन में उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी वेन चाओ कहता है वेन लिंगजाओ कहाँ थी तुम? वेन चाओ से कहती है तुमसे मतलब, और तुम्हें क्या करना है कि मैं कहीं भी जाऊँ? वेन चाओ ये सुनकर गुस्से में आता है और वेन लिंगजाओ से कहता है वेन लिंगजाओ मत भूलो कि तुम मेरे फियांसे हो। वेन लिंगजाओ कहती है ओह रियली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मैरिज करने वाली हूँ? और हाँ वेन चाओ मत भूलो, ये रिश्ता हमारे डैड ने फिक्स किया है, मैंने नहीं। वेन चाओ कहता है इसका क्या मतलब कि ये रिश्ता हमारे डैड्स ने फिक्स किया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वेन लिंगजाओ कहती है प्यार, वो भी तुमसे? अपनी शक्ल देखी है तुमने कभी आईने में? तुम्हें किस एंगल से लगता है कि तुम मेरे बराबर ही कर सकते हो? वेन चाओ चिल्लाकर कहता है वेन लिंगजाओ भी बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है आवाज़ नीचे, वेन चाओ मत भूलो ये घर मेरा है और मेरे डैड एक पॉलिटिशियन, और अगर तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो तुम जानते हो ना, मेरे डैड को 2 मिनट लगेंगे तुम्हें सड़क पर लाने में। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपने लिए अपने टाइप की ओमेगा तलाश करो, क्योंकि मुझे तुम नहीं कोई और पसंद है। वेन चाओ कहता है क्या तुम्हें कोई और पसंद है? कौन? वेन लिंगजाओ कहती है मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती, और ये कहते हुए वो अंदर अपने रूम में चली जाती है। इधर वेन चाओ भी उसके पीछे पीछे जाता है। वही वेन लिंगजाओ अपनी अलमारी में अपना सामान रख रही थी और वहाँ से कपड़े निकाल रही थी। तभी वेन चाओ उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और इसी चक्कर में वेन लिंगजाओ के कपड़े नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से वो ड्रेस भी। वेन लिंगजाओ जल्दी से वो ड्रेस को छुपाते हुए अलमारी में रखते हुए कहते हैं वेन चाओ ये क्या बदतमीजी है, और तुम अंदर कैसे आए? निकलो मेरे कमरे से, बाहर निकलो। इधर वेन चाओ गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इधर वेन चाओ के जाते ही वेन लिंगजाओ एक हैवी ब्रिज छोड़ते हुए गेट के पास आती है और गेट को लॉक करके मन में सोचती है कहीं वेन चाओ ने वो ड्रेस देखी तो नहीं। फिर मन में सोचती है नहीं, उसने नहीं देखी, अगर उसने देखी होती तो मुझसे सवाल ज़रूर करता। तभी वेन लिंगजाओ उस ड्रेस को बाहर निकालती है और मन में सोचती है मुझे इस ड्रेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि विंग और वांग जी के बीच में दरार डालने वाली मैं थी, और फिर विंग वो तो कभी मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा, और तो और वो वांग जी के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराकर मुझे जेल भेज सकता है। हाँ मुझे इस ड्रेस को ठिकाने लगाना होगा। यही सोचते हुए वो उस ड्रेस को किचन में लाती है और उसे आग लगाकर जला देती है, और फिर उस ड्रेस की राख को कुछ तो सिंक में, वॉश बेसिन में वहाँ फेंक देती है और कुछ बचा हुआ हिस्सा डस्टबिन में डाल देती है, और फिर मन में मुस्कुराते हुए कहती है यही एक सबूत था जिससे पता चल सकता था कि वांग जी की वो पिक मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इधर वेन चाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वेन लिंगजाओ के घर से निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है, और जो बात उसके बीच और वेन लिंगजाओ के बीच हुई थी वो उन्हें याद करता है, और फिर उसे उस ड्रेस की याद आती है जिसे देखकर वेन लिंगजाओ के फेस पर घबराहट साफ दिख रही थी, और जिस तरह उसने ड्रेस छिपाई थी वो देखकर एक पल के लिए वेन चाओ भी शॉक हो गया था। उसी चीज़ को याद करते हुए वेन चाओ ज़ोर से ब्रेक मारता है और फिर याद करता है वो ड्रेस उसने पहले देखी तो थी मगर कहाँ, और फिर वो अपना मोबाइल स्क्रॉल करता है जिसमें उसे वांग जी की वही पिक मिल जाती है जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। वांग जी उस ड्रेस को और वांग जी की ड्रेस को मैच करता है, और फिर वेन चाओ को सब कुछ समझ आ जाता है
और वो अपने मन में कहता है, ओह वेनलिंग जाओ, तो ये सारा खेल तुमने खेला है, मगर किस लिए? कहीं जिसे तुम प्यार करती हो वो पर्सन विंग तो नहीं? और फिर अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर मारते हुए कहता है, ओ गॉड, मैं कितना बेवकूफ़ था। ये सब इतने सालों से मेरे आंखों के सामने चल रहा था और मैं बेवकूफ़ समझ नहीं पाया, मगर अब मैं कैसे तुम्हें बर्बाद करता हूँ। वेनलिंग जाओ, अब देखना, मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर तुमने केवल मुझे यूज किया। तुम मुझे यूज करके विंग को पाना चाहती थी ना। अब ना विंग तुम्हें मिलेगा और ना ही मैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये सोचते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो न्यूसेन के पास जाता है और सीधा न्यूसेन से पूछता है, ये ड्रेस तुमने बनाई थी? न्यूसेन वो ड्रेस देखकर कहता है, हाँ। तभी वेंचाओ पूछता है, ये ड्रेस तुमसे किसने बनवाई थी, किसके कहने पर बनाई थी? न्यूसेन कहता है, ये ड्रेस तो वेंचाओ ने अपनी वाइफ के लिए बनाई थी। वेंचाओ शौक होते हुए कहता है, आर यू श्योर कि क्या तुमने वेंचाओ को देखा है? न्यूसेन कहता है, नहीं, मगर मुझे मिस्टर वेंचाओ का कॉल आया था। वेंचाओ शौक होते हुए कहता है, कब? न्यूसेन कहता है, काफ़ी टाइम बीत गया है। वेंचाओ गुस्से में कहता है, याद करो, कब? कहीं नोट तो किया होगा ना, नाम, नंबर, एड्रेस, कुछ भी? न्यूसेन घबराते हुए कहता है, 1 मिनट। और फिर वो अपनी डायरी निकालता है जिसमें नाम तो वेंचाओ का था, मगर उसमें एड्रेस कहीं और जगह का था। वेंचाओ वो एड्रेस देखता है और उस एड्रेस पर जाता है जहां वेंचाओ देखता है ये एड्रेस तो वेनलिंग जाओ के डैड के ड्राइवर का है। अब वेनलिंग जाओ का सारा किया करा वेंचाओ की समझ में आ जाता है और वो सीधा विंग को कॉल करता है। विंग कॉल उठाता है और हेलो कहता है। तभी विंग कहता है, वेंचाओ कैसे हो तुम, और इतने महीनों बाद कैसे याद किया? वेंचाओ कहता है, विंग मुझे तुमसे मिलना है। विंग कहता है, हाँ हाँ, कहाँ? वेंचाओ विंग को एक क्लब का एड्रेस देता है और वहाँ बुलाता है और कहता है, अकेले आना, और हाँ, किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। विंग कहता है, ठीक है, मगर ऐसी क्या बात है वेंचाओ? वेंचाओ कहता है, मिलकर बताऊंगा। विंग कहता है, ओके, आधे घंटे में पहुंचता हूं। ये कहकर विंग फ़ोन रख देता है। उसके बाद वो पहले घर आता है, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होता है और फिर बिना ड्राइवर लिए वेंचाओ से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद विंग उस जगह पहुंचता है जहां उसे वेंचाओ ने बुलाया था। वहां जाकर विंग देखता है कि वेंचाओ तो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। विंग वेंचाओ के पास जाता है और वेंचाओ से पूछता है कि उसे ऐसी क्या बात करनी थी कि उसने मुझे यहाँ अकेले बुलाया, और तो और उसने इतनी ड्रिंक क्यों की है, क्या हुआ? जो सुनकर वेंचाओ नशे की हालत में कहता है, विंग भाई, माय फ्रेंड, तू आ गया, आ बैठ, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुझे कुछ बताना है वांग जी के बारे में। जैसे ही वेंचाओ वांग जी का नाम लेता है, विंग एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करके वेंचाओ को देखता है और पूछता है, वांग जी के बारे में? वांग जी के बारे में क्या? तभी वेंचाओ कहता है, कूल विंग कूल, और फिर ड्रिंक का गिलास विंग के आगे बढ़ाते हुए कहता है, ले पहले ये पी ले, क्योंकि जो बात मैं तुझे बताने वाला हूँ वो सुनकर तुझे दोस्ती पर से भरोसा उड़ जाएगा। विंग वेंचाओ की बात सुनकर कहता है, वेंचाओ ऐसी क्या बात है? वेंचाओ कहता है, अरे यार, पहले आराम से बैठ और मुझे एक बात बता, तुझ में और मुझ में क्या फ़र्क है? कभी मुझ में क्या कमी है? वेंचाओ की बात सुनकर विंग शॉक होते हुए कहता है, वेंचाओ ये क्या क्या बात है? तुम्हारा और मेरा कंपैरिजन ही क्या है? तुम हो और मैं। वेंचाओ कहता है, एग्जैक्टली विंग, तुम हो और मैं, मगर ये बात उसको क्यों समझ नहीं आती? तुम हैंडसम हो तो मैं भी तो हूँ ना, तुम रिच हो तो मैं भी हूँ, तुम हर चीज़ में बेस्ट हो तो मैं भी हूँ ना, फिर वो मुझे छोड़कर तुम्हें पाना चाहती है, क्यों? ये सुनकर विंग फिर से शॉकिंग नज़रों से वेंचाओ को देखते हुए कहता है, कौन? वेंचाओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? इधर वेंचाओ ड्रिंक लेते हुए कहता है, और कौन? विंग, मैंने तो अपनी लाइफ में केवल वेनलिंग जाओ से ही प्यार किया था, मगर वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती है। विंग ये सुनकर शॉक होते हुए कहता है, क्या? वेंचाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? तुम जानते हो ना तुम अपनी फियांसे के बारे में बोल रहे हो, और ये तुम्हें क्यों लगा कि वो मुझसे प्यार करती है? वेंचाओ, मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में केवल वांग जी से प्यार किया है, उसके अलावा किसी से नहीं। और फिर वेनलिंग जाओ, तो वो तो मेरी फ्रेंड है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? वेंचाओ एक किस्मत करते हुए कहता है, नहीं वेनलिंग जाओ ना तो प्यार के काबिल है और ना ही दोस्ती की काबिल है। तुम्हें पता है, तुम्हारे और वांग जी के बीच में दरार डालने वाली और कोई नहीं बल्कि वेनलिंग जाओ थी, और उसी ने वांग जी की पिक को सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। विंग कहता है, क्या? और वो एक पल के लिए एकदम ब्लैंक हो जाता है।
तभी वेंचाओ कहता है, हाँ विंग, हाँ उसी डायन ने तुम्हारे और वांग जी के बीच दूरियां पैदा की, क्योंकि वो वांग जी को हटाकर खुद को वांग जी की जगह रखना चाहती थी, क्योंकि वो मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती है। इस पर विंग वेंचाओ को झकझोरते हुए कहता है, वेंचाओ ये तुम क्या कह रहे हो? वेंचाओ कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, और यकीन नहीं आ रहा है तो खुद न्यूसेन से पूछो कि वो ड्रेस बनाने का ऑर्डर कब और किसने दिया। और हाँ, मैं न्यूसेन से आज सुबह ही मिला हूँ। उसके अलावा आज तक ना तो मैं न्यूसेन से मिला था और ना ही उससे पहचानता था। और अब इसी तरह वेंचाओ ड्रंक हालत में विंग को पूरी बात बताता है कि उसे वेन लिंगजाओ पर शक क्यों हुआ, और इन सब में उसका साथ जिसने दिया वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड का वफादार ड्राइवर था, जिसने उस ड्रेस की डिलीवरी ली और फिर वेन लिंगजाओ तक पहुंचाया। और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं वेन लिंगजाओ का अफेयर उसके डैड के ड्राइवर के साथ तो नहीं चल रहा ना। यही सब